नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं जोधपुर में। जोधपुर के घंटा घर से आप पीछे देख रहे होंगे जोधपुर का ये घंटा घर, और यहाँ से हम आपके बीच मौजूद हैं और सियासी गतिविधियों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पे चल क्या रहा है, राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। ये समझने के लिए हम लोग इस वक्त राजस्थान में जोधपुर में हैं। और जोधपुर आप जानते हैं कि न्यायिक राजधानी भी कहलाती है, न्यायधानी कहें या न्यायिक राजधानी कहें, इसलिए क्योंकि यहीं पर राजस्थान का हाई कोर्ट है। और राजस्थान के हाई कोर्ट के अलावा ये जो शहर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों से टूरिस्ट प्लेस भी रहा है, और साथ साथ इस टूरिस्ट प्लेस में बहुत अलग अलग फोर्ट्स हैं, अलग अलग गतिविधियां होती हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि अशोक गहलोत भी यहीं से चुनाव लड़ते हैं। और जहां से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं घंटा घर से, ये एरिया सरदारपुरा एरिया कहलाता है, विधानसभा क्षेत्र। और यहीं से अशोक गहलोत 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं, और 6वीं बार वो ताल ठोक रहे हैं। क्या अशोक गहलोत जीतेंगे, ये सवाल लेकर आज कई जगह हम लोग घूमे। और आप जानते हैं कि कल हम लोग जयपुर में थे, जयपुर से पहले दिल्ली से जयपुर पहुंचे, रास्ते भर लोगों से चर्चा करते हुए आए। और आज जयपुर से जब हम जोधपुर पहुंच रहे थे तो भी रास्ते भर अलग अलग जगहों से ये बात अलग अलग लोगों से चर्चा करते हुए हम आए कि आखिर इस चुनाव में किसकी जीत होने जा रही है और किसकी हार होने जा रही है। क्या अशोक गहलोत फिर से आने वाले हैं, यानी कि उनकी सरकार बनेगी फिर से, और या बीजेपी जो दावे ठोक रही है और कह रही है कि यहाँ का रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो क्या 5 साल होने के बाद यहाँ बीजेपी शासन करेगी। बहुत सारे सवाल, उन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश। और जोधपुर शहर, इस शहर का जो तासीर है कुछ अलग है। जोधपुर की तासीर जयपुर से अलग है। कैसे अलग है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा अब जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कुछ चीजें अपडेट करना चाहता हूं, कुछ बातें आप तक लाना चाहता हूं। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, चुनावी घोषणा पत्र, इस साल का 2023 का घोषणा पत्र, जिसमें आज सीधा सीधा बहुत ऐसे वादे किए गए हैं जिसको देख करके कांग्रेस और उसके समर्थक और उसको वोट देने वाले मतदाता गदगद हो गए होंगे। उसमें किसानों के लिए 2 लाख रुपए कर्ज माफी है, गोबर की खरीदी 2 रुपए प्रति किलो की दर से। गोबर आप जानते हैं, गोबर गौमूत्र एक अलग इकोनॉमी है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने मॉडल के रूप में पेश किया, अब यहाँ पे है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और भी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। 10 लाख रुपए तक 10 लाख नहीं बल्कि 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के लिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, और जिसमें 25 लाख रुपए तक की आपको अगर बीमारी होती है, उसमें खर्च होता है, तो इलाज की सुविधा सरकार देती थी। माफी चाहूंगा। लेकिन अब राहुल गांधी ने आज घोषणा कर दी कि 25 नहीं बल्कि अब 50 लाख रुपए हम देंगे। 50 लाख रुपए मध्यम वर्ग और गरीबों को 50 लाख रुपए तक का इलाज करवाने की घोषणा अगर कर रही है सरकार, गहलोत सरकार, तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें हैं। महिला गृह लक्ष्मी योजना भी है, और जिसमें 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा महिलाओं को। गैस सिलेंडर सब्सिडी के बाद अब इस बार 400 रुपए में गैस सिलेंडर, बिजली की कीमत, उसमें ये सारी चीजें, बहुत कुछ है जो कहीं न कहीं लुभा रही है यहाँ के मतदाताओं को। लेकिन ये लुभावने वादे क्या वोट में तब्दील होंगे, क्या वोटर्स को खींच के लाएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस घोषणा पत्र को जारी करते वक्त आज मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने सीधा निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा कि मूर्खों की सरदार आप हमें कहते हैं, लेकिन सचमुच कौन है मूर्खों का सरदार। जब ये बात वो रख रहे थे, जरा उनकी बात उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिए। हमको गालियां देने का छोड़ के
दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही बोलते हैं, गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं, अशोक को भी देने का। और दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के नेताओं को बोलते हैं। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बाप को भी गालियाँ दी इन्होंने। मैं क्यों दूँ? बाप बेचारे, उनके बाप पिताजी कब गुजर गए, क्यों गुजर गए, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे। उनको बोलने का मेरा तो कोई ये नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। उनके पिता को बोल के मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी माता को 75 ईयर्स पहले खो लिया। मैं जब 7 साल का था तब मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा चाचा सब जल के खाक हो गए। मैं बचा एक, और मेरे पिताजी, 2 ही लोग बचे हमारे घर में, 2 ही लोग। अब तक जिंदा हूँ, 82 हो गए, अब तक जिंदा हूँ। ये किस लिए कह रहा हूँ? हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहते, हर बात ऐसी ही बोलते रहते। ये बड़ा मुश्किल हो गया। जुमलेबाजी वो तो शाह के लिए छोड़ी सी। तो ये ऐसा, यानी जो हमारे मुंह में नहीं रहता वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते। ये अच्छा नहीं। आप पॉलिटिक्स में हो, आप क्या किए आप बोलिए, आप क्या नहीं किए हम बोलेंगे। अगर लोगों को पसंद आया तो लोग स्वीकार करेंगे, अगर नहीं आया तो छोड़ दो उसको। तो उन्होंने वो भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की। आप पढ़े होंगे, करगे जी ने मेरे पिताजी को वे नहीं छोड़े, वो पहले ऐसे नहीं थे, यानी वो भी एक, यानी ऐसे नहीं थे, कोई इनको सिखा रहा है इसलिए बोल रहे। खैर जान दो। तो सीधा सीधा यहाँ हमला कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें रखी हैं और इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बातें आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ जोधपुर आने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी एक्टिव हैं, काफी एक्टिव हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन कितने एक्टिव हैं, कितना दम है कांग्रेस में, ये सब हम चर्चा में आगे जब हम चर्चा बढ़ाएंगे। लेकिन आज इसी राजस्थान में आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सभाएं की, आम सभाएं की, रोड शो किया, और कल हवा महल से हम रोड शो हम जो कार्यक्रम कर रहे थे उसी एरिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आए आज जयपुर में। और दूसरी तरफ राहुल गांधी वार करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने सीधा सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्रिकेट की बात पिछले 2-3 दिनों से आप खूब सुन रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रनआउट की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो उधर प्रियंका गांधी हिट विकेट की बात करती हैं, और तीसरी तरफ हम देखें तो राहुल गांधी जो है सीधा छक्का मारते हैं, सिक्सर मारते हैं। सिक्सर में जो बातें कहते हैं वो ये कहते हैं कि आखिर ये पनौती शब्द क्या है, पनौती कौन है। जरा सुन लेते हैं ये पनौती शब्द पिछले 2-3 दिनों से क्यों चल रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, सियासत क्या है, सुनिए जरा। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है।
आप यहाँ कह रहे हैं राहुल गांधी की अच्छा भला हमारे लड़के जो हैं वो जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। ये पनौती शब्द इसके बाद से आज दिन भर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर फिर से पनौती ट्रेंड कर रहा है। चलिए, ये कहीं रन आउट की बात होती है, कहीं हिट विकेट की बात होती है, कहीं पनौती की बात हो रही है, यानी सीधे सीधे छक्का मारने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, या कहें तो छक्का मार रहे हैं राहुल गांधी। अब क्रिकेट का बुखार खत्म हो चुका है और खासकर इंडिया जैसे ही आप जानते हैं कि फाइनल में पहुंची और उसके बाद चाहते थे, हम सब चाहते थे कि वो ट्रॉफी जो है विश्व कप की ट्रॉफी वो उठाए इंडिया, लेकिन नहीं हो पाया और यहीं से पनौती शब्द आगे बढ़ता है। लेकिन इस चुनाव में ये पनौती शब्द क्या आगे बढ़ेगा? क्या सियासत में बीजेपी के लोग कहेंगे कि नहीं जी, मोदी जी, पनौती शब्द मोदी जी के लिए इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, उसको मैं छुपा के क्या रखूं, आप सब अच्छी तरह जान रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे ये शब्द आ रहा है, इसलिए हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन क्या, क्योंकि कई लोग दबी छुपी जुबान से ये बात कहते हैं, यहां पर राजस्थान में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये बात कहते हैं कि मोदी जी जितना कम आए उतना अच्छा, मोदी जी जितनी कम सभाएं करें यहाँ पर राजस्थान में उतना अच्छा होगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा जैसा कह रहे हैं कार्यकर्ता, वही सही होगा, या मोदी जी ने इतना काम कर दिया, इतने लोगों को लुभा दिया, प्रभावित कर दिया अपने भाषणों से कि आने वाले समय में सब मोदी जी के नाम पर आकर वोट डालेंगे? ये बड़ा सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम खोजेंगे, जानेंगे, ढूंढेंगे दोस्तों, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए, इस चर्चा में आज हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। यहाँ हमेशा ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस घंटा घर से करता हूँ आपका जी। और हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ साथी हैं, सबसे परिचय एक बार करवा देता हूँ। जरा स्क्रीन पर ले आइए जरा फटाफट हमारे तमाम साथियों को। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 4 और वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जगहों पे, कुछ लोग कल जयपुर में मिल गए कुछ साथी, और कुछ साथी आज यहाँ जोधपुर में मिल गए। उन तमाम साथियों का भी स्वागत करता हूँ जो हमें इतना प्यार देते हैं, और अगर मिल जाते हैं तो नमस्कार करते हैं, और मिलने आते हैं उनको अगर पता है कि हाँ आप जोधपुर में हो या जयपुर में हो या और कहीं हो, और ऐसे हमारे तमाम दर्शक साथी अगर मिलने आते हैं तो अच्छा लगता है। और इसको बरकरार रखें आप लोग, आपका प्यार बना रहे, यही इच्छा है। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं एक बार फिर से। और सबसे बड़ी बात कि जोधपुर के घंटा घर से आप सबका हम स्वागत कर रहे हैं, और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल है, बहुत लोग इस कार्यक्रम को यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप तमाम साथी भी। सबसे पहले आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी। गहमा गहमी के बीच आज हम पहुंच चुके हैं जोधपुर, प्रशांत जी, और जोधपुर में क्या कुछ देख रहे हैं, जहां जयपुर में हमने देखा कि बहुत लोग इतने वोकल थे, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या कांग्रेस के लिए हो, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वोकल बीजेपी के लिए कम है, कांग्रेस के लिए ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्या ये गहलोत का क्षेत्र है इसलिए? सरदारपुरा में हम हैं, लेकिन सरदारपुरा से बाहर भी हम गए, 8 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे जोधपुर में, लेकिन जहां भी गए वहां कांग्रेस की सरकार की बात जरूर कर रहे थे लोग। जी राजीव जी, हम वहाँ खड़े जहाँ से अशोक गहलोत 6ठी बार विधानसभा पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। 5 बार वो यहाँ से जा चुके हैं, और 1998 में जब पहली बार यहाँ से जीतकर वो जयपुर गए थे और मुख्यमंत्री बने थे, तब भी मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था। और इस वक्त जो आपने सवाल पूछा आप राजीव जी, जब हम जयपुर से बाहर निकलते हैं और लोगों से बात करना शुरू करते हैं गांव के इलाकों में, और जब तक हम जोधपुर आए हैं, धीमे धीमे हवा और मौसम बदलता गया। और जोधपुर क्योंकि अशोक गहलोत का स्ट्रांग होल्ड है, यहाँ की ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीतती है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा है, और यहाँ पे लोग रिपीट परफॉर्मेंस की, रिपीट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि गहलोत की सरकार फिर आएगी। हम लोगों ने जहाँ पे हम खड़े हैं घंटा घर में, इसके चारों तरफ दुकानें हैं, और वो किराने की दुकानें हैं, सब्जी मार्केट है,
मसालों की दुकानें हैं और ये हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं। इन तमाम दुकान काफी फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे। हाँ, सैलानी भी बहुत आते हैं, विदेशी सैलानी भी बहुत आते हैं। इन सब दुकानदारों से बात हुई, महिलाओं से बात हुई, काफी हमारी सहयोगी निकिता ने कई लोगों से बात की सुबह से। तो यहाँ पे जो मूड है वो गहलोत के रिपीट का, केवल विधानसभा में नहीं जयपुर में भी। तो ये है उसकी वजह है राजीव जी, बहुत से लोगों को सरकारी योजनाओं से फायदा हुआ है और कुछ लोग जो बीजेपी के समर्थक दिखाई देते हैं वो सिर्फ प्रभावित जो है वो मोदी जी से, वो हिंदू मुसलमान का जो कार्ड है उनका, उससे प्रभावित होकर वो बीजेपी के समर्थन में दिखाई देते। वो हालांकि उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी संख्या वो भी है जो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा अभी कायम दिखता है। जी, कांग्रेस का दबदबा यहाँ जोधपुर में कायम दिखता है और हिंदू मुसलमान की बात यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो रही है और ये बात भी यहाँ दबी जुबान से हो या सीधी जुबान से हो। कुछ लोग सीधे सीधी बात करते हैं, कुछ लोग दबी जुबान में बात करते हैं, लेकिन बात कहीं ना कहीं जो बीजेपी के समर्थक हैं उनमें एक बात है कि उनके पास योजनाओं के खिलाफ यानी कि अशोक गहलोत की योजनाओं के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको अशोक गहलोत की योजनाएं जो हैं वो पसंद आती हैं और अब जो घोषणा पत्र लेकर के कांग्रेस आई है उसके सामने भी ये कहीं ना कहीं बौने नजर आते हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। लेकिन उनको सरकार चाहिए बीजेपी की। क्यों चाहिए? क्योंकि उनको ये हिंदू बनाम मुसलमान उनके अंदर तक, दिल तक बैठा हुआ है। ये एक दुखदाई बात यहाँ पे है, दुख होता है, इसलिए ये दुखदाई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये देश ऐसा नहीं था। इस देश में ये सर्वधर्म संभाव वाला देश था। इस देश में धर्म के नाम पर हमारा विभाजन नहीं हुआ था। हम सब ईद भी मनाते थे, बकरीद भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे और होली भी मनाते थे। लेकिन अभी अगर यहाँ भी ऐसे लोग हैं और धीरे धीरे ऐसे लोगों का तादाद अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ये एक डरावनी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, बस यही, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों से ऐसी तस्वीर आती है तो ये एक प्रचलन में आ चुका है। राजस्थान से भी अगर ऐसी तस्वीर अगर दिखाई देने लगे तो ये दुखदाई है। खैर, आगे बढ़े, हमारे साथ कुछ और साथी जुड़ गए। हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी और जुड़ गए हैं और प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे जोधपुर के इस घंटा घर से हम लोग इस कार्यक्रम को आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। आप भी सहभागी हैं, सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। रविकांत जी, जो बात मैं रख रहा था, आज राहुल गांधी भाषण देते वक्त कह रहे थे कि यहां 25 लाख रुपए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर अशोक गहलोत की सरकार दे रही है, जिसका काफी लाभ मिल रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है। लेकिन मुझे ये सुनने में आया है, मेरे से कई लोगों ने कहा कि आप इसकी जो रकम है उसको बढ़वा दीजिए। तो मैंने अशोक गहलोत से बात की और इसकी रकम को अब 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना करने का हमने वादा कर दिया है, घोषणा कर दी है। ये जो घोषणा है 50 लाख रुपए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, चाहे वो कैंसर का इलाज कराना चाहें, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हों, जहां ज्यादा खर्च आता है, ऐसे लोग जो हैं वो 50 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। और जब आज हम यहाँ कुछ लोगों से, कुछ दुकानदारों से, कुछ प्रभावितों से बात कर रहे थे तो उन लोगों में से कुछ लोग जो इसका लाभ उठा चुके हैं वो भी कह रहे थे कि हमको इससे बहुत फायदा हुआ, थोड़ा सा पैसा खर्च हुआ, 2-4 हजार रुपए खर्च करना पड़ा और कुछ चीजों के लिए, लेकिन उसके अलावा 25 लाख रुपए के अंदर हम लोगों ने 17 लाख, 20-20 लाख और 12-12 लाख रुपए का इलाज हमने करवाया, और वो भी फोर्टिस जैसे अस्पताल में, ऐसे अस्पताल में जो नंबर 1 की श्रेणी में आते हैं, वैसे अस्पतालों में। जरा यहीं से समझना चाहता हूं, यहीं से जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं कि इस योजना का, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं को यहाँ की जनता गिना रही है, क्या लगता है आपको कि एक रिवोल्यूशनरी योजनाओं के रूप में, एक रिवोल्यूशनरी कदम के रूप में इसको देखा जा सकता है आने वाले समय में? नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी नेहरू के विजन को अंबेडकरी तेवर में जिस ढंग से लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं,
चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, आदिवासियों के आत्मसम्मान के मुद्दा हो, या दलितों के उत्पीड़न का, महंगाई का, बेरोजगारी का और शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने डंके की चोट पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़वाते हैं, लेकिन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को चाहते हैं कि वो केवल वहां की लोकल लैंग्वेज में पढ़े। जब आदिवासी का बच्चा भी पायलट बनने का ख्वाब देखे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने का ख्वाब देखे, तब देश बनेगा असली विश्व गुरु। और स्वास्थ्य, हम लोग जिस तरह बढ़ रहे हैं, पूरा देश, एक बड़ी आबादी उम्रदराज हो रही है, ऐसे में ये जरूरत है कि स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था हो, पोषण की और उसके साथ साथ एजुकेशन की। और ये जो योजना चल रही है राजस्थान में, चिरंजीवी योजना, ये वैसे ही वो माइलस्टोन बन चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने उसे, आज मैं ट्वीट भी उनका पढ़ रहा था कि 50 लाख रुपए उसकी म्याद कर दी, उसकी रकम कर दी गई है बढ़ा करके। ये सुखद है और एक प्रतिमान है उन लोगों के सामने जो केवल बुज़दिली की राजनीति करते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो हिंसा की राजनीति करते हैं। वो देश बनाना नहीं चाहते, देश तोड़ना चाहते हैं। जब लोगों की बीमारियां दूर होंगी, लोगों को शिक्षा मिलेगी, तब देश बनेगा। देश तब बनेगा जब लोगों के ख्वाब जिंदा होंगे। लेकिन ये तो सपनों को बेचकर, सपनों को तोड़ करके लोगों के हाथ में लाठी डंडा, नफरत, घृणा पकड़ा रहे। ऐसे में आप देश नहीं बना सकते। और जो राहुल गांधी अशोक गहलोत के जरिए कर रहे हैं, वो एक मील का पत्थर बनेगा। और आने वाले चुनावों में सिर्फ एक राजस्थान का मसला नहीं है, चाहे उसमें 500 रुपए में सिलेंडर हो, ये भी आप देखिए। एक और योजना जिसके बारे में मैं जानता हूं, मैंने वहां के लोगों से बात की है, 10 रुपए में वहां भोजन मिलता है राजीव जी। और ये खास करके उन इलाकों में है जहां पे मजदूर हैं, फैक्ट्रियों से निकल करके लोग भरपेट खाना खाते हैं। और मुझे एक मजदूर ने यह भी बताया कि अगर आप 6 चपातियों, दाल, चावल, सब्जी के अलावा 3-3 सब्जी मिलती है, अगर आप और भी चपाती लेना चाहते हैं तो अतिरिक्त पैसा नहीं देना होता है, सिर्फ जानकारी देनी होती है फोटो के जरिए कि हाँ थोड़ा और ज्यादा खाया, पैसा नहीं लगता है। भामाशाही योजना चल रही है राजस्थान में। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रतिमान स्थापित कर रही है उन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए, लोगों के, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का हो या उनके भोजन का सवाल, इन मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो देश की भविष्य की नई इबारत लिखी जाएगी। लेकिन अगर चुनाव धर्म के मुद्दे पर होगा, जाति के मुद्दे पर होगा, जाति मतलब विभाजन के मुद्दे पर, तो इस देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, देश बनेगा नहीं, देश टूटेगा। वो तो मणिपुर में जाकर के उन्होंने 2 मणिपुर बना दिए, राहुल गांधी का आरोप। और इस इंडिया को भी 2 भागों में तब्दील कर दिया, एक अंबानी और अडानी जैसे लोगों का हो गया और दूसरा गरीबों का भारत है। उसके उत्थान की जरूरत है, उसके तरक्की की जरूरत है, उसके शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारियों की जरूरत है। और ये राहुल गांधी अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो जो नेहरू का विजन था, लेकिन जिस लहजे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेहरू के विजन को अंबेडकरी तेवर में जिस ढंग से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वो उनके बहुजन की राजनीति को रेखांकित करता है, वो उनके उस स्वप्न को, उस विजन को रेखांकित करता है कि आम आदमी, जो गांधी का ख्वाब था कि अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पहुंचना, ये राहुल गांधी इस समय प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल है इस पिच पर खेलना, इसीलिए वो वाइड बॉल, नो बॉल फेंक रहे हैं। लेकिन झांसे में आने वाला इधर कोई नहीं दिख रहा है, वो बिल्कुल टू द पॉइंट मुद्दों की बात हो रही है। और यही मुझे लगता है कि भविष्य की राजनीति, वर्तमान ही नहीं, भविष्य की राजनीति को भी गढ़ेगा। जी बिल्कुल।
भविष्य की राजनीति को और खासकर राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति आगे कांग्रेस को कितना मजबूत करेगी और अगर कांग्रेस को जो जिताने वाली जनता है अगर जिता करके सरकार पे फिर से बैठाती है यहाँ राजस्थान में, तो राजस्थान को कितना आगे लेकर जाएगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के रण में इस वक्त आखिरी पारी चल रही है, आखिरी पारी की आखिरी ओवर चल रहा है और कुछ गेंद ही शेष बचे हुए हैं। आज देखिए 21 तारीख है, 22, 23, 24, 25 4 दिन का वक्त है, यानी कि 4 बॉल और शेष बचे हुए हैं। कौन आगे बढ़ता है, आखिरी बॉल पर कौन छक्का मारता है, जीत का छक्का कौन मारता है, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि यहां पर छक्का ही मारना होगा जीतना अगर है तो। यहाँ पर बीजेपी भी ताल ठोक रही है, कांग्रेस भी ताल ठोक रही है और जब हम जोधपुर में हैं तो यहाँ कांग्रेस ताल ठोकती हुई ज्यादा दिखाई देती है, जबकि उधर जयपुर में कम, जयपुर में दोनों बराबर बराबर दिखाई देते हैं। कल हम सुबह यहाँ से निकलेंगे और उदयपुर की तरफ जाएंगे और रास्ते में उदयपुर तक जो भी ठिकाना होगा उन सब में भी हम बात करेंगे। एक सर्वे भी करते रहते हैं हम और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों का मिजाज क्या है और वही हम धीरे धीरे पहुंचा भी रहे हैं। इस वक्त दोस्तों हम जोधपुर में हैं, जोधपुर के घंटाघर से इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं न्यूज पॉइंट को। जो साथी आसपास के हों आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जोधपुर से, और जो साथी देख रहे हैं उनका भी एक बार तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए यहाँ गुजरात में बीजेपी, क्योंकि गुजरात का यहां जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बगल में गुजरात है और गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप कर ली थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन राजस्थान में यहां बीजेपी का दम निकला जा रहा है। इतना फर्क कैसे? और एक एडजॉइनिंग स्टेट, एक पड़ोसी राज्य गुजरात है तो दूसरा पड़ोसी राज्य जो है वो मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में तो हमारे साथी प्रशांत टंडन जी वहां से लौट के आए और कह रहे हैं कि वहां लहर है बीजेपी के खिलाफ। यहां कैसे आप देख रहे हैं? जी देखिए राजीव जी, जैसे मैंने पहले कहा, प्रेम कुमार जी प्लीज, प्रेम कुमार जी जरा अनम्यूट कर लीजिए। प्रेम कुमार जी अनम्यूट कीजिए। जी जी आवाज आ रही है। राजीव जी देखिए, प्रोफेसर रविकांत जी ने अपने विश्लेषण में जो एक सैद्धांतिक नजरिया पेश किया है वो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि राहुल गांधी ने नेहरू के विजन और अंबेडकर के तेवर, इन दोनों के साथ वो सामने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा विश्लेषण है। मैं वहीं से, इसलिए मैंने इस बात को जोर देने के लिए, ध्यान देने के लिए और मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और ये चुनाव जो है, वास्तव में परंपरा ये रही है कि रोटी बदलती है, रिवाज वो तो वोट के बाद देखेंगे, लेकिन रिवाज वोट से पहले बदलता दिख रहा है। पहले इसलिए बदलता दिख रहा है कि अब कोई भी, चाहे सर्वेयर हो या विश्लेषक हो, ये नहीं कहता है कि कांग्रेस कहाँ है। वो कह रहा है कि कांग्रेस तो सरकार बना रही है या उसके साथ है या उसके पास है, इसी किस्म से बात हो रही है। ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो रही है। यानी विश्लेषण का ही अंदाज जो है, रिवाज जो है बदल चुका है। रिवाज उस हिसाब से देखें तो नतीजे भी रिवाज बदलने वाले आएंगे। अब आज घोषणा पत्र आया, इस घोषणा पत्र में वो नजरिया जो है अंबेडकर की का तेवर और नेहरू का विजन वो नजर आता है। वो देखिए, राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, या फिर चिरंजीवी योजना को मजबूत किया गया है, किसानों को लोन फ्री 2 लाख रुपए देने की बात हुई है, कारोबारियों के लिए भी ऐसी ही घोषणा हुई है, ओपीएस का को पहले ही कानून बनाने की बात की जा चुकी है और ओपीएस का वादा किया गया है। ये वो ऐसी बातें हैं जो कि जनता के सरोकार से, जन कल्याण से जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी ने जो कहा है, तुम अडानी को दो, तुम जितना अडानी को दोगे हम उतना जनता को देंगे, गरीब लोगों को देंगे। ये विजन दिखता है। तुम दो अडानी को, माफ करो, लेकिन हम
उतना ही पैसा गरीबों को देंगे। इसलिए कोई आंख लगाएगा कि 25 लाख का 50 लाख क्यों कर रहे हो, तो उसको आंख लगाने दो, क्योंकि आंख उसमें लगना चाहिए जब 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए जाते हैं, उसमें आंख लगना चाहिए। वो रेवड़ी है इस जनता। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा को देने वाली रकम रेवड़ी नहीं है। स्वास्थ्य की गारंटी करने वाला वादा कोई रेवड़ी नहीं हो सकता। या किसानी को हम उद्योग धंधे के तौर पर नहीं देखते, न देख सकते हैं। अन्न का उत्पादन करना और लोहा और तांबा का उत्पादन करना दोनों अलग चीजें होती हैं। अन्न का उत्पादन करने में अगर उसकी लागत के हिसाब से भी, स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से ही अगर किसानों को 50% उसकी लागत का मूल्य दिया जाता है, तो ये उसका हक है और ये होना चाहिए। क्योंकि अनाज अगर पैदा नहीं हुआ, तो हमने पहले भी कहा, अनाज की तुलना किसी दूसरे प्रोडक्ट से नहीं हो सकती। अनाज है तब हम कोरोना का मुकाबला कर सके, अनाज में आत्मनिर्भरता है तब कुछ है। तो किसानों की खेती को लाभदायक बनाना, उसके लिए घोषणा करना, ये क्रांतिकारी कदम है। राजस्थान ने मॉडल पेश किया है इन घोषणा पत्रों में और कुछ काम करके दिखाया है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि इस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़ी नहीं है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी 3 दिसंबर अछू मंत्र कर रहे हैं। जादू मंत्र थोड़े है, मनौती पनौती की बात इसीलिए आती है। राजीव जी, बोलना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं आप बार बार, आपके चेहरे से लग रहा है कि मैं अपनी बात खत्म करूं, लेकिन ये बात बोलकर खत्म करता हूं। नहीं, आप बिल्कुल बोलिए। नहीं, बोलिए प्रेम कुमार जी, बोलिए, जरूर बोलिए जी। जब हम टीवी चैनल में बैठ करके पप्पू सुन सकते हैं, बबली बंटी सुन सकते हैं, तो आज वक्त है कि जनता कह रही है पनौती, तो पनौती सुनना पड़ेगा पनौती। हमने नाम नहीं दिया है, जनता ने दिया है। और आपके करनी से आपका नाम पनौती पड़ रहा है, क्योंकि आपने कहा था 2 मई दीदी गई, क्या हुआ? वो मनौती पनौती में बदल गया था। आपने कहा था हनुमान जी का नाम लो, वोट करो, बीजेपी जीतेगी, मनौती पनौती में बदल गया, जीत कांग्रेस गई। आपने ऐसी बहुत सारी बातें कही जो कि मनौती पनौती में बदल गया। आज आप कह रहे हैं 3 दिसंबर और कांग्रेस छूमंतर। अरे मिजोरम में आप फिजिकली छूमंतर हो गए नहीं आप मिजोरम में कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी? वो बताएं नरेंद्र मोदी जी, 3 दिसंबर को क्या होगा? तेलंगाना में कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी? कौन छूमंतर होगा? छत्तीसगढ़ में कौन छूमंतर होगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी वही छूमंतर होगा जो मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में छूमंतर होगा। तो आपने तो मनौती ही ऐसी रखी है जो पनौती साबित होना तय है। तो ये नाम स्थायी होने वाला है। राहुल ने तो पप्पू नाम को डिसमिस कर दिया। आप पनौती को जी बिल्कुल राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन एक शब्द मुझे जरा राइमिंग अच्छा लग रहा है जो आप कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। मनौती पनौती, ये जो 2 शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं बहुत शानदार है। आपको बधाई देता हूं कि मनौती पनौती में तब्दील हो गया है। लेकिन ये मनौती पनौती क्या यहां भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? संजय कुमार जी के पास आऊं, लेकिन पहले एक बार प्रशांत टंडन जी आपके पास। ये बहुत एक बढ़िया विश्लेषण है और कह रहे हैं प्रेम कुमार जी कि जब हम पप्पू, बंटी, बबली और क्या क्या सुन सकते हैं, इस पे चर्चा, डिबेट्स, और एक नहीं कईयों, हजारों, सैकड़ों डिबेट सुन सकते हैं, तो पनौती पे डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? और राहुल गांधी इस पर बात क्यों न करें? जी देखिए, राजनीतिक विमर्श को नीचे करने का काम मोदी साहब ने ज्यादा किया है और वो बहुत ही निम्न स्तर तक चले जाते हैं। और अभी आपको बताया कि 2 दिन पहले का उनका भाषण है जो राहुल गांधी का एक फेक वीडियो चलाया गया, आलू से सोना बनाने वाला, जिसको तमाम टीवी चैनलों ने और मीडिया ने और आपके चैनल ने भी उसको ये कहा कि ये मोदी जी का खुद का भाषण था, जिसको राहुल गांधी कोट कर रहे थे
और लेकिन उनके बीजेपी आईटी सेल ने उसको अधूरा दिखाकर एक प्रचार किया। अफसोस की बात है कि उस झूठे प्रचार को 2 दिन पहले मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा। तो राजनीतिक विमर्श को निचले स्तर तक बोल ले जाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि देखिए, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो चाहे बंगाल का हो, उसके भी आगे जाइए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 15 लाख सबको मिल जाएंगे, इतना ब्लैक मनी आ जाएगा इस देश में, या 2 करोड़ रोजगार हर साल क्रिएट किए जाएंगे, कहाँ है वो सब? वो सब कहीं नहीं है। अब उसी तरीके से आप देखिए कि महिलाओं को 12,000 रुपए छत्तीसगढ़ में वादा किया, सिर्फ महिलाओं को, विवाहित महिलाओं के लिए। यही गहलोत सरकार 10,000 रुपए का वादा कर रही है। मुखिया, परिवार की मुखिया महिला को राशन कार्ड से पहचाना जा सकता है। विवाहित महिला को, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, विवाहित महिला को सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट वाली विवाहित महिला तो जनसंख्या का 1% भी नहीं है। तो इनके सारे जो वादे होते हैं वो जुमले हैं, उनको पनौती कहिए, पनौती अंधविश्वास है, लेकिन एक विशेषण के तौर पे अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है। राजनीतिक विमर्श मोदी जी ने नीचे लाया, उनको झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, राजनीतिक विमर्श में कुछ शब्दों का इस्तेमाल पप्पू से लेकर 15 लाख रुपए तक, 15 लाख को अमित शाह ने जुमला करार दिया था। उन्होंने खुद कहा था, अरे वो तो चुनाव के वक्त जुमला था, जुमला हम लोगों ने कहा। वहां से जुमला, उससे पहले राहुल गांधी को पप्पू, बंटी, बबली, बहुत सारी बातें होती रही। और इसके बाद अब एक नया शब्द गढ़ा गया है और खूब ट्रेंड किया उस दिन, जिस दिन भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच खेल रहा था। शब्द था हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पनौती, और इस पनौती शब्द को आज उसका इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने इसी राजस्थान में, जिस पर तिलमिलाई हुई है बीजेपी। खैर, ये सब चलता रहेगा और ऐसी बातें होती रहेंगी। सियासत है, सियासत में शब्दों को गढ़ा जाता है, उसके फायदे, नफा, नुकसान सब उठाने की कोशिश होती है, और साथ साथ ये भी कि किसी को डिमोरलाइज किया जाता है, किसी को ऊपर उठाया जाता है। आज की तारीख में कौन डिमोरलाइज हो रहा है? इस वक्त जहां से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जोधपुर का घंटाघर है, और घंटाघर ही नहीं बल्कि आप जानिए कि ये जो एरिया है ये अशोक गहलोत का एरिया है। यहां से अशोक गहलोत 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं, 6वीं बार ताल ठोक रहे हैं। विधायक ही नहीं बनना, वो उनको मुख्यमंत्री भी बनाना यहाँ की कुछ जनता जिनसे चर्चा होती है वो चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास। विमर्श जो हो रही है, बातचीत जो हो रही है, वो एक महत्वपूर्ण बातचीत है। बातचीत में राजस्थान के रण की बात, राजस्थान में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 3 तारीख को पता चल जाएगा। और अभी जो 4 दिन शेष हैं, जो अंतिम ओवर के 4 बॉल बचे हुए हैं, उस 4 बॉल पर कौन कितने चौके छक्के लगाता है या कौन कितना विकेट लेता है, ये देखना दिलचस्प है। आज राहुल गांधी भी इसी जगह थे, आज घोषणा पत्र भी कांग्रेस का आ गया है, और नरेंद्र मोदी भी यही, यानी कि ये जोधपुर में नहीं, मैं कह रहा हूं राजस्थान में। और शाम को हवा महल के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे। तो ये सारी बातें हो रही हैं, और होना भी चाहिए। जब आप चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं उसमें आप लगते हैं, लेकिन कौन आगे चल रहा है? संजय कुमार सिंह जी, अगर ये पूछा जाए आपसे, इतनी देर से आप सबका विश्लेषण सुन रहे हैं, इस विश्लेषण के आधार पर आपसे पूछा जाए कि कौन यहाँ इस चुनाव में आगे दिखाई दे रहा है, आज जबकि 4 दिन शेष बचे हुए हैं। इस चुनाव में मतदाता जो है मतदान करने के लिए 25 तारीख को जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज अगर मतदान हो जाए तो कौन आपको आगे दिखाई देता है? संजय जी की आवाज नहीं आ रही। संजय जी, माफी चाहूंगा, आप रिकनेक्ट कीजिए। और इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, तमाम विश्लेषणों के बाद कौन आगे है इस चुनाव में? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा चुनाव जो अब है, ये गारंटियों की जो स्पर्धा है, वादा और उसकी स्पर्धा पे सारा का सारा निर्भर हो गया है। अभी जो आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने पर चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की राशि को 25 लाख बढ़ाया गया, ये बताता है कि आप इस तरीके से केवल वादे कर नहीं रहे, उसको एक वैज्ञानिक देख रहे हैं कि है
और हमको कितना दिया जाना चाहिए। कीजिए छत्तीसगढ़ में जब फरवरी 2022 के इसमें एक सभा थी जहाँ भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री किया कि जो भूमिहीन, काफी आवाज आपकी आवाज भी रोकना चाहूंगा आपको, आपकी आवाज भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जरा प्लीज आप लोगों से ये गुजारिश जरूर है कि आवाज पहले चेक कर लें। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आप तक आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, अब जो चल रहा है, आप राजस्थान में आप चूंकि जमीन पे हैं, वहां से आप बिल्कुल सब बातें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है जमीन पे, लेकिन यहाँ बैठ के जो समझा जा सकता है और जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पे सब चल रहा है, उसको देख करके कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा दबाव में है और उसे लग रहा है कि लक्ष्य जो है वो पूरा होने नहीं जा रहा है किसी भी तरीके से। तो वो चाहे बॉल फेंक ले और चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अब वो लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा जो है समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है। और ये जो है वो प्रधानमंत्री भाषण और भारतीय जनता पार्टी में समझिए मीडिया पर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक करके अब अफसोस जाहिर कर रहे कि देश के प्रति है, वही देश का प्रधानमंत्री तो साथ में उसमें है, जब चुनाव के मैदान में तो गया था वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री 3 दिसंबर को छू मंतर कर रहा है तो छू मंतर की जवाब दिया जा रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राजीव जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दिया और प्रधानमंत्री किस तरीके से गलत तरीके से बातों को ट्विस्ट करते हैं और प्रधानमंत्री को जिस तरीके से जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो भी आज काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से झूठों के सरदार कहा, तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि झूठों के सरदार मतलब जो आप है कि नहीं है। उन्होंने जिस तरह से बातें कही, जो उन्होंने पक्ष अपना रखा, उसमें कुल मिला करके अगर प्रधानमंत्री ने वाकई में हिम्मत है और प्रधानमंत्री वाकई अगर सच बोल रहे थे कि खड़गे जी ने उनके पिता का नाम लेकर बात की, तो प्रधानमंत्री चैलेंज स्वीकार करें, आमने सामने बैठने बातचीत करें खड़गे जी से, एक मंच सज जाए और दोनों अपनी अपनी बात रख लें किसने क्या क्या कहा। मुझे लगता है कि राजीव जी, अब चुनाव जिस दिशा में बढ़ रहा है और ये बात मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है कि शायद ये 5-0 होने जा रहा है। ऐसा हो सकता है कोई आभास भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो, क्योंकि उनकी एक उम्मीद जो थी वो राजस्थान से ही जो थी वो थी कि किसी तरीके से यहाँ आपस का जो मनमुटाव है कांग्रेस का, उसको दिखा करके यहाँ कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। और दूसरा ये किया, एक रिवाज जो बदलने की बात है उसको हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान से खबरें आ रही हैं और आप भी जिस तरीके की सूचनाएं दे रहे हैं, उससे पहले राहुल लाल जी जो थे उन्होंने भी जिस तरीके की सूचना दी, उससे अब ये साफ लग रहा है कि रिवाज जो है वो बदलने जा रहा है, सरकार बदलने नहीं जा रही है राजस्थान की। ये सूचना मतलब इसका जो है दिल्ली में बैठ करके ये अनुमान सहज लगाया जा सकता है। सारी चीजें आ रही हैं राजस्थान। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, क्या आपका जो विश्लेषण है वह सुन रहा हूं और आप तमाम बातों को सुनकर जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें साफ झलक रहा है कि आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनाव 5-0 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 4 दिन बाकी है और जो भी स्टेक है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसी राजस्थान में बीजेपी के लिए बची खुची कुछ स्थिति दिखाई दे रही है। अगर वो बीजेपी नहीं बचा पाई तो शायद ये 5 राज्यों के चुनाव 0 के मुकाबले 5 से बीजेपी हार जाएगी। जरा आना चाहता हूं संजय जी एक बार आपके पास फिर से। संजय जी, जरा इसी पे आपका विश्लेषण चाह रहा था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस समय, उम्मीद है इस अभी आ रही होगी। प्लीज अपनी बात रखिए। नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफी चाहूंगा संजय जी, लेकिन आना चाहता हूं सीधा। क्या लगता है आपको प्रशांत जी, ये 4 दिन में अगर ताबड़तोड़ बैटिंग न करें या अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच को देख लें तो आखिरी के जो 7 विकेट बाकी थे जिसमें से 1 ही गिरा पाए और 6 विकेट से हार गई इंडिया की टीम, अगर ये 4 दिन में कुछ विकेट नहीं गिराई बीजेपी तो 0 के मुकाबले 5 से हारेगी। देखिए, उनके पास मौका बहुत है मोदी साहब के पास, और केवल राजस्थान नहीं, राष्ट्रव्यापी स्तर पर करने का मौका बहुत है। एक हिंट दिया है गहलोत ने या कांग्रेस पार्टी ने कि एमएसपी का कानून बनाएंगे। किसानों की ये बड़ी मांग है, और अगर मोदी साहब ये घोषणा कर दें कल कि वो किसानों का एमएसपी सेंट्रल लेवल बनाएंगे, एमएसपी का कानून, तो रातों रात उनको किसानों का समर्थन मिल जाएगा।
अगर वो कह दें कि वो जातिवार सर्वे, जातिवार जनगणना कराएंगे, रातों रात उनको बड़ा समर्थन मिल जाएगा। लेकिन मोदी साहब ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जिन लोगों का दबाव है, कॉर्पोरेट का दबाव है, वो कॉर्पोरेट उनसे ये काम नहीं कराने देगा। एमएसपी का कानून, मैं अभी यहाँ आने से पहले मध्य प्रदेश में था और मुरैना में था, जहाँ से कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ के आड़तियों के और बाजार में मैं गया, वहाँ पे किसानों को एमएसपी से 300-400 रुपए कम मेरे सामने खरीदा जा रहा था और किसान बेचने को मजबूर था। क्या करेगा? तो एमएसपी का कानून एक बड़ी मांग है और बड़ा वादा है जो कांग्रेस ने किया है। ये मोदी साहब के लिए हिंट है। एक बात और, दूसरी चीज जो हम लोगों ने दिन भर देखा और 2 दिन से देख रहे हैं, मोदी साहब कह रहे सनातन पे बड़ा खतरा है। भाई मैं राजस्थान में हूँ, यहाँ बाजार में खड़ा हूँ, यहाँ अधिकांश जो व्यापारी हैं वो हिंदू हैं। हमारे आसपास तो लोग खड़े हैं वो भी उसमें अधिकांश हिंदू हैं। हिंदू बहुसंख्य है राजस्थान में भी, पूरे देश में भी। कहीं मुझे सनातन पे ऐसा वो खतरा नजर नहीं आया। मंदिर है, आरतियां चल रही हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं। आज हम लोग गए तो वहाँ पे भी कोई देवी का मंदिर था किले में, और हम लोगों को एक हमारे दर्शक मिल गए जिन्होंने प्रसाद भी खिलाया। तो सनातन पे तो कहीं कोई मुझे खतरा नजर नहीं आ रहा है जो मोदी साहब कह रहे हैं। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ही केवल बात पे पूरा चुनाव मोदी साहब ने रिस्क लिया है कि उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया है। और अब केवल वो हिंदू मुसलमान की पिच पर, मैं उसको ध्रुवीकरण जैसे शब्द में लिपापोती नहीं करना चाहता हूँ, सीधे सीधे वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और वो वही उसी प्लैंक पे वो चुनाव जो है वो जीतना चाहते हैं। वो वादों के चक्कर में, एमएसपी के कानून के चक्कर में, नौकरियां देने के चक्कर में, जातिवार जनगणना करने के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। हमारे साथ इस वक्त कुछ साथी भी जुड़ गए हैं, इन लोगों से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और जरा देखिए दोस्तों, जोधपुर के घंटाघर के इस प्रांगण में हम हैं और ये एरिया जो है ये अशोक गहलोत का एरिया कहलाता है, विधानसभा क्षेत्र है। और अशोक गहलोत बहुत दमदारी के साथ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आज ही शाम को अशोक गहलोत की जो पुत्रवधू हैं, यानी कि उनके बेटे की पत्नी, वो प्रचार करते हुए नजर आई और उनसे हमारी संवाददाता निकिता ने बात भी की। कल आप उनसे बातचीत आप सुन लेंगे हमारे इस कार्यक्रम के बाद। और लेकिन यहाँ कुछ और लोग जो हैं वो जुड़ गए हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जरा इन लोगों से जल्दी न्यूज पॉइंट में, हालांकि ये परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी कुछ लोगों से इनकी बात सुनना चाहूंगा। आपका नाम क्या है? मनीष प्रजापत। मनीष प्रजापाल। क्या लगता है, यहाँ जोधपुर बहुत खूबसूरत शहर है, हम लोग तो पहली बार आए हैं चुनाव कवर करने के लिए और देख रहे हैं कि चुनावी गहमा गहमी के बीच व्यापार भी चल रहा है। ये सब एरिया हम लोग देख ही रहे हैं। आप यहाँ कुछ क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, पानी का। अच्छा। मेरे को तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हीं को ही वोट दूंगा। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? बस आप पूछो ही मत, बताओ तो सही। हमें हर चीज अच्छी लगती है। जो भी वो करते हैं अच्छा ही करते हैं, सबके लिए अच्छा ही करते हैं, सबका सोचते हैं। और तो सरकार बनेगी तो मोदी जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सीएम तो कोई और बनेगा? नहीं, मोदी जी को ही बनाएंगे हम। मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, तो मोदी जी का डिमोशन करवाने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आप अब चूंकि राजनीति की बात हो रही है दोस्तों और थोड़ी सी चर्चा राजनीति की ही कर ही रहे हैं हम भी। आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर किसकी सरकार बने? हम ये चाहते हैं कि बीजेपी, ये कांग्रेस की सरकार बने, अशोक गहलोत हमारे सीएम बने। ये हमारे जन नायक सीएम है, हमारे जोधपुर का बहुत अच्छा विकास किया है, एम्स लेके आए वो यहाँ। हम ये चाहते हैं बार यही आए, हमारी यही उम्मीद है, बार यही आए। विकास की बात कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को, कुछ एक योजनाओं का जिक्र करेंगे। आप जानते हैं योजना है और कौन सी योजना? चिरंजीवी योजना है, दवाई मेडिसिन। योजना में क्या होता है? मेडिसिन वगैरह देते हैं। फिर कितने पैसे देते हैं?
पैसे नहीं देते, मेडिसिन वगैरह देते हैं उसमें, जैसे 20 लाख तक का बीमा। 25 लाख अब आज ही घोषणा हुई है, 50 लाख रुपए। 25 लाख तक का बीमा देते हैं उनको, और अपने मेडिसिन में 20 लाख तक का कवर देते हैं उनको। काफी मेडिसिन है, जांच वगैरह है वो उनको फ्री दी जाती हैं। काफी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं उनकी। जैसे आज से 2013 यानी 2003 के अंदर मेडिसिन फ्री नहीं थी, बहुत स्थिति खराब। आज 500 रुपए कमाने वाला आदमी वो इलाज कराए क्या कराए, आज वो मेडिसिन के लिए। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। बहुत फ्री किया, बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं हॉस्पिटल, बहुत अच्छे ऐसे नेक काम किए उन्होंने, हम उनको सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सैल्यूट कर रहे हैं, कह रहे हैं। जरा और भी एक्चुअली है क्या दिक्कत, क्या है कि कुछ लोग योजनाओं को जानते हैं, कुछ लोग योजनाओं को नहीं जानते हैं, कुछ लोग जो सुनते आ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कार्यक्रम को हम न सिर्फ करते हैं बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए पॉलिटिकली एजुकेट करने का काम भी करते हैं। और पॉलिटिकली एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक वोट आपकी अपनी सरकार बनाता है। और यहाँ जहां हम हैं, यहाँ आज से 5 दिन, आज के ठीक 5वें दिन यानी कि 25 तारीख को आप सबके एक एक वोट काउंट होंगे। और इसीलिए आप वोट देने जरूर जाइए, और जाने से पहले ये जरूर सोचिए कि हमारी सरकार कैसी हो। आप पीएम को सीएम बनाना चाहते हैं या सीएम को पीएम बनाना चाहते हैं, जो भी है, मैं आपके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन हाँ, इसलिए क्योंकि इमोशन में जाकर के नहीं होता है। तो बहुत लोग मिलते हैं जो क्या नाम बताया था आपने? मनीष जी जैसे बहुत लोग मिलते हैं जो इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, और इमोशन में बहुत कुछ बोल देते हैं। भावुकता है, वो होनी भी चाहिए। आप भावुक होते हैं अपने कलाकारों के लिए, अपने नेताओं के लिए, आप होइए, बिल्कुल होइए। लेकिन जरा सोचिए कि वो नेता आपके लिए क्या कर रहा है। जरा आपसे समझना चाहता हूँ, आप कौन हैं, क्या करते हैं? जरा। मेरा नाम यासिम खान है, मैं एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ, और मेरी लड़की नेशनल फुटबॉल प्लेयर, चेहरा दिखाइए। और एक मेरी लड़की है 12 साल की, जो इरम जहाँ है, वो बॉक्सिंग मेडलिस्ट है, बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है। और एक मेरी लड़की है 7 साल की, जो स्केटिंग के अंदर अभी नेशनल मेडल लेके आई है पंजाब से। और राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने खेलों के लिए इतना अच्छा कुछ करा है। आज जहाँ मेरी लड़की जाती है वो बिल्कुल राजस्थान के अंदर फ्री ऑफ चार्ज है, उसे बोलते हैं गौशाला। आज उसके अंदर स्विमिंग वगैरह सब ये अशोक गहलोत की मेहरबानी है। कि जहाँ मैं जाता हूँ लोग कहते हैं कि हम 17-18 हजार रूपये मंथली। सरदारपुरा एरिया का है या पूरे? नहीं, कोई उधर कोई बीजेपी है ना कांग्रेस है, वो सबके लिए वो नहीं, कोई चार्ज नहीं। अगर सरकारी स्कूल का बच्चा है उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और जो अगर प्राइवेट में बच्चा अगर पढ़ता है और वहाँ आता है, अगर कोई 19,000 लेता है तो वो 7,000 में बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि इतना उसका खर्चा मिनिमम चार्ज में। और जो आज ये आप घंटाघर देख रहे हो, आज ये बीजेपी सरकार में देखते तो इसका लुक और होता, और आज लुक और है। और आज अगर आप सरकारी अस्पताल के अंदर जाते हो तो वह आपको ऐसा लगता है कि मैं सरकारी में नहीं, प्राइवेट में हूँ। मरीज आधा वैसे ही मर जाता है। और जब उस हॉस्पिटल में जाता है, जब मेरी लड़की अभी आईसीयू में भर्ती थी, तो वहाँ रिमोट वाला पलंग वगैरह, वहाँ की साफ सफाई, पहले हम जाते थे तो कहते, घर वाले कह रहे प्राइवेट जाके पहले एक बार डॉक्टर को पैसा दे दो। मैं प्राइवेट गया को, नहीं, आपका इलाज कैसा हो रहा है ये बताओ। आप तो इलाज बता रहे हो, पैसा वैसा नहीं चाहिए। आप तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि चाहे स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा की बात हो, और स्वास्थ्य और शिक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, अगर इन दोनों से अगर यहाँ की जनता संतुष्ट रहे तो इसके आगे आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं परिस्थितियां जो हैं वो गहलोत सरकार की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, सुनाई पड़ती हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप कहीं न कहीं यहाँ के जो आपकी सरकार है, वो सरकार आपके लिए क्या कुछ कर रही है ये समझिए, ये जानिए। और कोई भी सरकार रहे, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि सरकार आपके लिए कर क्या रही है। अगर आपके लिए अच्छा कर रही है, किसानों का भला कर रही है, किसानों को लेकर के भी अगर कोई किसानों पे बात करना चाहे तो मैं चाहता हूं, क्योंकि कोई किसान है यहाँ पे, कोई किसान नहीं है, लेकिन हाँ, ये देश किसानों के बल पे ही चलता है। दोस्तों, आप जानते हैं एमएसपी को कानून बनाने की गारंटी देने की बात आज इस घोषणा पत्र में है। और अगर सरकार लौट के आती है, गहलोत की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो कहा जा रहा है, इसमें दावा किया गया है कि मिनिमम सेल्स प्राइस जो है उसको हम कानून बना देंगे और उस आधार पे हम खरीदेंगे। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह भी रहे थे। जरा प्रशांत जी, आपसे एक बार समझना चाहता हूं कि किसानों का भला, छत्तीसगढ़ में
देखा आपने कि कर्ज माफी, यहाँ भी 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी, मध्य प्रदेश में भी कर्ज माफी, किसानों के उत्थान की बात तो करती है कांग्रेस सरकार, कर रही है, लेकिन क्या किसान यहाँ राजस्थान में जो किसान हैं वो इधर इस घोषणा के बाद आपको लगता है कि झुकाव इधर होगा कांग्रेस की तरफ? देखिए, अभी आप बात कर रहे थे भावुक होने की। किसानों के प्रति सारे पॉलिटिकल पार्टीज, मोदी जी हो या कांग्रेस पार्टी के लोग हो या दूसरी पार्टियां के लोग, बहुत भावुक होकर बात करते हैं, बड़े बड़े विशेषण, अन्नदाता और सारा कुछ बात करते हैं। लेकिन कृषि का धंधा, खेती का धंधा घाटे का धंधा है। और जब किसान का कर्जा माफ होता है, किसान को महाजन के चंगुल से निकाला जाता है, किसान को जो दिन रात मेहनत करता है किसान, तब आप देखिए कि वो शहरों में ड्राइंग रूम में अपने डिजिटल टीवी में देखते हुए वो किसानों को 20 गालियां देते हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते वक्त, किसानों को बहुत बुरा भला कहते हैं। उनकी प्लेट में जो खाना होता है वो किसान का ही पैदा होता है, किया हुआ होता है। और मैंने उत्तर प्रदेश में राजीव जी देखा है, रात रात भर किसान आवारा पशुओं से अपने खेतों को बचाते हैं। लाखों रुपए की बाढ़ लगाई हुई है। उस किसान को अगर थोड़ा पैसा देकर उसके साथ उसकी जॉब को इंसाफ दिया जाता है। आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपको हर साल प्रमोशन चाहिए, आपको हर साल इंक्रीमेंट चाहिए, आपको महंगाई भत्ता भी चाहिए। लेकिन किसान को अगर एमएसपी मिल रही है या कोई सरकार एमएसपी की गारंटी देगी तो उसको आप कहेंगे रेवड़ी है, उसको कहेंगे टैक्स पेयर के पैसे से लुटाया जा रहा पैसा। ये बहुत अफसोसनाक बात है राजीव जी। सत्ता आती है जाती है, राजनीति होती है, पार्टियां हारती हैं जीतती हैं। हम लोग भी बहुत चुनाव देखते हैं और अभी भी हम देख ही रहे चुनाव। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जैसे अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, सरकार रहे जाए अशोक गहलोत की अलग राजनीति है, लेकिन ये जो फैसला है, ये जो स्कीम है, ये देश का भविष्य बदल देगी। आप नेताओं के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, उन्हीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं जिन ईसाइयों को आप यहाँ पे आके गाली देते हो टीवी चैनलों पे आके। उन्हीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं ये नेताओं के बच्चे और नेता खुद भी कई। लेकिन और अपने बच्चों को विदेश भेजोगे। गरीब का बच्चा अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है तो कहेंगे कि नहीं, ये क्यों होगा। उसको आप कहोगे नहीं, ये संस्कृति के खिलाफ है, ये सनातन धर्म खतरे में आ रहा है क्योंकि वो गरीब का बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है। ये कौन सी बात हो गई। अंग्रेजी पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है। हम आप अंग्रेजी जानते हैं तभी तो शहरों में रहते हैं और एक पत्रकारिता में करियर बनाया है। तो गरीब का बच्चा अगर अंग्रेजी पढ़ के करियर बनाता है, वो गूगल में जाके काम करता है, वो फेसबुक, वो मेटा में जाके काम करता है, मीडिया का काम करता है, आईटी सेक्टर में जाता है, कहाँ उसको अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। हम जोधपुर में खड़े हैं, ये यहाँ पे टूरिस्ट आता है, सैलानी आता, तमाम विदेशी सैलानी अभी भी घूम रहे हैं हमारे सामने। देखिए आप, अगर किसी गरीब के बच्चे को अंग्रेजी आती होगी तो वो पैसा कमा लेगा ना उस टूरिज्म से। तो ये जो विरोध है, अंग्रेजी का विरोध है और वो बातें हैं कि इमोशनल बातें हैं, उनसे बात नहीं बनती है। बात होती है कि ठोस काम करें आप, और जो ठोस काम हो रहा है उसकी तारीफ भी करें। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हो रही है यहाँ पर। बहुत सारे हमारे दर्शक साथी और कुछ इसमें से विश्लेषक भी हैं जो अपनी बात रख रहे थे। इनकी बातों को फिर से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार एक कमेंट लेना चाहता हूँ। प्रोफेसर रविकांत जी, आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, यहाँ ग्राउंड जीरो पे जो कुछ चल रहा है वो हम आप सब तक पहुंचा ही रहे हैं। चुनाव का मौसम है और सियासी हवा किधर है। कल हवा महल के पास थे हम, वो हवा क्या यहाँ तक पहुंची है, जरा वो जानने के लिए हम जयपुर से जोधपुर तक पहुंच चुके हैं। और रास्ते में बहुत सारे पड़ाव के साथ, बहुत लोगों से बातचीत के बाद यहाँ जिस जगह तक पहुंचे हैं और जो जानने की कोशिश करते हुए आए हैं वो यही है कि आखिर सरकार आ किसकी रही है। ये तो पता चल जाएगा 3 दिसंबर को। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, क्या जो बात यहाँ कह रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, उन बातों को जरा मैं चाहता हूँ आगे बढ़ाइए। और सामाजिक न्याय की बात, बहुत बड़ी बात एक यहाँ मानी जा रही है। ओबीसी
या जाति आधारित जनगणना की बात राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं और हर तरह से हर बात का जवाब अब कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। चाहे राहुल गांधी के द्वारा लिया गया शब्द आज जो भाषण में कह रहे थे पनौती शब्द, चाहे मूर्खों का सरदार जो भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए कहा था और उस पर आज प्रतिक्रिया देते हुए उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम चीजों को देखा जाए तो प्रोफेसर रविकांत जी, क्या ये राजनीति किसी दूसरी दिशा में जा चुकी है जहां अब ओछे शब्दों का इस्तेमाल करना लाजिमी हो गया है, जरूरी हो गया है? देखिए राजीव जी, मैं तो इसके बारे में ये कहूंगा कि ये नियति है। आप जैसा व्यवहार दूसरों से करते हैं वही व्यवहार समय आपसे करता है, वक्त भले ही लगता है। जिन राहुल गांधी के लिए भाजपा के आईटी सेल ने, भाजपा के प्रवक्ताओं ने, आरएसएस के लोगों ने झोली भर भर के गालियां दी, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं आप इसे शेयर नहीं कर सकता। अब वो लोगों के द्वारा अब ये पनौती शब्द किसने प्रयोग किया? राहुल गांधी ने महज उसको दोहराया, लेकिन उसी दिन से लोगों ने मैच के पहले से कहा कि इनको नहीं जाना चाहिए, अनावश्यक दबाव पड़ेगा खिलाड़ियों पर। मैं पनौती शब्द छोड़ देता हूं, लेकिन एक प्रधानमंत्री को क्या जाना चाहिए? वहां आप इवेंट बनाना चाहते थे उसको भी, उस गेम को भी। तो आज जो मिल रहा है मोदी जी को वो दरअसल नियति से मिल रहा है। जो आपने किया, जैसा किया वही आपको मिल रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस राजनीतिक लकीर को खींच रहे हैं वो इतनी बड़ी हो गई है। प्रशांत जी ने अभी इशारा किया कि क्या मोदी जी नहीं कर सकते कि आप एमएसपी की गारंटी की बात कर दीजिए, आप बोल दीजिए कि जाति जनगणना हम कराएंगे, लेकिन आपने तो उस डर के मारे सेंसस ही छोड़ दिया। और इसीलिए मैं कहता हूं राजीव जी कि आज तक मैंने इस तरह का भीरू, इस तरह का कायर नेता नहीं देखा। वो जो 56 इंच की छाती वाला बनाया गया था ना ब्रांड, इतना डरपोक नेता मैंने आज तक नहीं देखा। जो अब आप बोलेंगे मूर्खों का सरदार तो पलट के आपको लगेगा ना, तो वो तो होना ही है। अगर आप राजनीति ऐसी करेंगे तो लोग आपको सच तो थोड़े दिनों तक दबता है, और लोग कहते हैं ना कि जीत तो सच्चाई की ही होती है, आप कब तक उससे मुंह फिराएंगे। बिल्कुल हालात आज के यही हो गए हैं राजीव जी। और राजस्थान ये कह रहा है, आपके आसपास लोग कह रहे हैं, वो देश देख रहा है, देश कह रहा है अब देश साइलेंट नहीं है, वोकल हो रहा है। और जब देश वोकल होता है तो फिर देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग, जनता को छलने वाले लोग, झूठ और फरेब करने वाले लोग फिर किनारे हो जाते हैं और जनता बोलती है। और उस आवाज को एक तरह से ध्वनि दे रहे हैं राहुल गांधी जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी अपनी आवाज, अपनी बात यहां रख रहे हैं और साथ साथ दूसरे नेता, लेकिन चुनौती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पर। और सबसे बड़ी बात कि इस राजस्थान में इस बार बीजेपी के समर्थक भी ये सवाल करते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। ये एक बड़ा सवाल है। और लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है और तमाम भाषणों के जरिए आप देख चुके हैं, चाहे प्रियंका गांधी का भाषण हो, चाहे राहुल गांधी का भाषण हो या मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण हो, अशोक गहलोत का जिक्र करते हैं। लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत जो हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ जबकि हम जिस एरिया में हैं ये अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा, और अशोक गहलोत का एक अलग दबदबा ही नहीं है बल्कि उनके चाहने वाले लोग काफी हैं। राजस्थान में वहां से लेकर जयपुर से लेकर यहाँ तक कैसे हवा को बदलते हुए आप देख रहे हैं? हाँ देखिए, अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये उनकी 6ठी पारी है विधानसभा में, और 5 बार वो रह चुके हैं जिसमें कि 2 बार वो विपक्ष में बैठे और मेहनत कर रहे हैं। 5-5, 6-6 रैलियां रोज कर रहे हैं, वो पूरे राजस्थान में कर रहे हैं।
और यहाँ कितना प्रचार कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, स्थानीय लोग बताएंगे कि गहलोत साहब यहाँ आते हैं। कल भी सभा है, कल अशोक गहलोत की सभा है यहाँ पे घंटाघर में, इसी स्थल पर सभा है। और हमारे को एक बार जो प्रधानमंत्री ने जिस टाइम एंट्री करी थी राजस्थान के अंदर, और बहुत धमाके के साथ एंट्री करी थी और 15 लाख रुपए के साथ एंट्री करी थी, और जब अमित शाह ने एक डिबेट के अंदर कहा था कि वो 15 लाख रुपए का क्या हुआ कि वो तो एक जुमला था, तो हमारे को जुमलों वाली सरकार नहीं चाहिए, हमारे को काम वाली सरकार चाहिए। और हमारे को राजस्थान के अंदर जो काम हो रहा है हमारे को वैसा के वैसा काम चाहिए। तो अशोक गहलोत और बम्पर जीत के साथ 4 तारीख को हम सब आपसे मिलेंगे, बम्पर जीत के साथ। 3 तारीख को रिजल्ट आना है और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन कह रहे हैं कि बम्पर जीत के साथ यहां पर अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात कि जिस जगह से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी जगह पे, इसी घंटाघर पे कल अशोक गहलोत चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखा जाए तो एक अकेला उधर नरेंद्र मोदी, और पहले ऐसे भी कहते रहे हैं एक अकेला सब पर भारी। तो क्या यहाँ राजस्थान में सब पर भारी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कोई बताएगा क्या? आ रहे हैं नजर? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। नहीं। तो यहाँ आए हैं अभी इस चुनाव के दौरान मोदी जी? नहीं आए, वो यहाँ बरकतुल्लाह स्टेडियम आते हैं। चुनाव के दौरान नहीं आए हैं, उससे पहले आए थे। हाँ, चुनाव से पहले अभी एक रैली उन्होंने की थी यहाँ पे रावण का चबूतरा के अंदर, बहुत ही लंबी, बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर लोग शामिल हुए थे। और मुझे लगता है कुछ परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि राजस्थान का ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि राजस्थान का ट्रेंड रहता है, लेकिन सुनिए जरा गौर कीजिए, हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कह रहे हैं मुझे लगता है क्योंकि ये ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन क्या यह परिवर्तन नहीं हो सकता? ये ट्रेंड बदल नहीं सकता? ये क्यों ट्रेंड रहा है तो रहेगा? उत्तर प्रदेश में भी ट्रेंड था, नहीं रहा। उत्तराखंड में ट्रेंड था, नहीं रहा। केरल में ट्रेंड था, नहीं रहा। कई सारे राज्यों में ये ट्रेंड था, नहीं रहा। यहाँ भी तो हो सकता है। वहां पर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है। कुछ लोगों का यह मानना है कि अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पर बेसिकली यहाँ पर अगर धरातल पर अगर देखें तो काफी जगह ऐसी है कि जहां पर अशोक जी ने बिल्कुल भी मतलब काम नहीं किया है। मुफ्त की रेवड़ियां जरूर बांटी है लोगों को, बट मुझे नहीं लगता कि अच्छा, हाँ, अच्छी बात है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात। ये रेवड़ियां वर्ड किसने यूज किया था दोस्तों, याद है? किसने यूज किया? मोदी जी ने। मोदी जी ने। अभी क्यों फिर हर जगह में तो देख रहा हूं, हम लोग तो हर राज्य में वो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब आपके राज्य में आए हैं, इससे पहले हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उधर मिजोरम, तेलंगाना सब कर रहे हैं। और किसान को राजीव जी एमएसपी दिया जा रहा है, अगर किसान को खाद बीज में सहूलियत दी जा रही है, वो रेवड़ी है। और कॉरपोरेट को लाख करोड़ रुपए 14 लाख करोड़ का दे दिया गया। हवाई अड्डे कौड़ियों के भाव बांट दे दिए गए, एयरपोर्ट्स दे दिए गए कौड़ियों के भाव, वो रेवड़ी नहीं है। देखिए ये प्रचार है, और ये प्रचार, इस दलील को भी हम किनारे रख देते हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, तो फिर आप संकल्प पत्र में क्यों कहते हैं कि नहीं जी वो दे रहे हैं 3100 रुपए तो हम देंगे 3200 रुपए, या आप क्यों कहते हैं कि कांग्रेस ने महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना देने का वादा किया तो हम 12,000 देंगे? वो क्यों कर रही है बीजेपी? फिर ये सवाल भी तो आता है, ये जवाब देंगे। तो जब सामने कोई अगर कॉम्पिटिटर खड़ा होगा तो उसके लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। बिना कॉम्पिटिशन के आप मैदान में उतर जाएंगे? आज सपोज करो पास में कोई दुकानदार है, 10 रुपए 50 रुपए मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो आप 55 में कैसे बेचेंगे? तो आपको 49 में बेचना पड़ेगा या 50 में बेचना पड़ेगा। तो ये डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट की बात कीजिए। 10 साल पहले आपने सोचा था क्या कि जोधपुर की धरती पे बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? तो दौड़ रही है ना, ये मोदी जी का ही तो प्रचार। बुलेट ट्रेन हमारे पास आई है ना, सेमी बुलेट ट्रेन नहीं आई क्या? वंदे भारत बुलेट ट्रेन। अच्छा, एक मिनट सुनिए। हाँ, ठीक है। देखिए बहुत शानदार बातें, डिबेट, शानदार बातें हो रही हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मानने की बात है, इनको वंदे भारत जो है बुलेट ट्रेन लगती है, अच्छी बात है, आपको लगती है। हम उसको वंदे भारत ही समझते हैं, वही आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और
आप इन्हीं चीजों से अगर संतुष्ट रहते हैं कि बुलेट ट्रेन आए ना आए लेकिन वंदे भारत ट्रेन आ गई, तो आप उसमें खुश रहिए। बिल्कुल, आप इस देश के नागरिक हैं और आपके खुशी और आपके गम दोनों का आपको अधिकार है, बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि हम सरदारपुरा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ मुख्यमंत्री, आज के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। अशोक गहलोत का ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से 5 बार वो विधायक रह चुके हैं। 6वीं बार यानी कि विधायकी का छक्का वो मारेंगे कि नहीं, अगर ये मेरे से पूछा जाए, यहाँ बाकी लोग कुछ भी कहें, आज मैं कह के जा रहा हूं कि यहाँ से अशोक गहलोत जीत रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं। और एक मिनट, क्योंकि दिन भर जो घूमा हूं उस आधार पे ये बात हम कह सकते हैं। पत्रकार होने के नाते हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन जो धरातल पे ग्राउंड जीरो पे देखते उस हिसाब से विधायकी का छक्का मारने जा रहे हैं इस क्षेत्र से अशोक गहलोत। अब वो 3 के बाद में 3 बार हैट्रिक बना चुके हैं मुख्यमंत्री पद का, बारी बारी से वसुंधरा जी के साथ में। अब वसुंधरा जी आती हैं या चौका मारेंगे अशोक गहलोत, ये भी देखना होगा। तो एक तरफ सिक्सर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का चौका। ये देखें, वसुंधरा जी का तो नाम ही हटा दिया बीजेपी। लेकिन चूंकि यहाँ हमारे कुछ साथी वसुंधरा जी का नाम ले रहे थे, इन्हीं से अगर हम पूछ लें, इनसे जो वसुंधरा पूछ रहे हैं, वसुंधरा के समर्थकों से जब हमारी बात हुई वहां पे जयपुर में और दूसरी जगहों पे उनके एरिया में भी, तो वो बहुत मायूस हैं भाई साहब, वो बहुत मायूस हैं। और ये मायूसी हम भी मायूस हैं, क्योंकि एक शानदार लीडर जो अभी हाशिए पर हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। हर पोस्टर में हम लोगों ने देखा, नहीं ये सब नहीं, यहाँ हम लोग बात करें। हर पोस्टर में हम लोगों ने देखा कि वसुंधरा राजे हैं। ये है, बीजेपी ने हर पोस्टर में वसुंधरा राजे सिंधिया को रखा है और ये माननी पड़ेगी बात कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को पोस्टर में जगह तो दिया है, लेकिन मोदी जी ने अपने दिल में जगह क्यों नहीं दी 4.5 साल बीतने तक, या अभी तक। और पहले दूसरे में नहीं बल्कि तीसरे में उनका नाम आना, तीसरी लिस्ट में नाम आना, ये भी कहीं न कहीं शक के उस पे जाता है, दायरे में जाता है। और अगर बीजेपी, जैसा कह रहे हैं हमारे साथी, चलिए मान लेते हैं बीजेपी की सरकार आ रही है 3 तारीख को चुनाव में बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारे एक साथी यहाँ थे जो प्रधानमंत्री को, मोदी जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब नहीं है, चले गए। हाँ, ये बिल्कुल बालकनाथ जी आएंगे। बालकनाथ का नाम बहुत सुन रहा हूँ, तिजारा से वो लड़ रहे हैं और सांसद हैं और उनका नाम बहुत सुना जा रहा है। बालकनाथ क्यों चाहिए? तो वो उत्तर प्रदेश के जो हैं योगी आदित्यनाथ वैसे आदमी हैं, इसीलिए चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए। जी देखिए, इसीलिए मैंने आपसे 5-6 दिन पहले भी ये बात चर्चा की थी कि मोदी साहब एक नया योगी आदित्यनाथ क्रिएट करना चाहते हैं राजस्थान से। बाकी वसुंधरा को उन्होंने किनारे किया है, तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह किनारे किया है, मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया। ये कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के अंदर एक बड़ी रणनीति है, जो कि बीजेपी के स्थापित क्षेत्रीय नेताओं को किनारे किया जा रहा है, हाशिए पे किया जा रहा है। वरना मैच के पहले कैप्टन्स को, कप्तानों को पवेलियन में बैठाना पैड पहनाकर, ये कोई समझदारी नहीं है, ये कोई रणनीति है मोदी जी की, जो हम आगे देखेंगे कि उसका करते क्या है वो। बिल्कुल, एक बहुत मजेदार तथ्य और बहुत शानदार चर्चा यहाँ हो रही है दोस्तों। कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं, कुछ कांग्रेस के समर्थक भी हैं, और होना चाहिए, चर्चा तभी आगे बढ़ती है। और ये अच्छी बात है कि सब दोनों तरफ के, बालकनाथ का नाम लिया जा रहा है, वसुंधरा राजे का नाम लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत जो हैं वहाँ उनका नाम, और उसी क्षेत्र से हम हैं, उसी जगह पे खड़े हैं। पीछे घंटाघर है और चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और सीधा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास आना चाहता हूं। अगर दीपक जी जुड़े हों, जरा स्क्रीन पर ले आइए। और दीपक जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, जो डिबेट, जो बातें यहाँ सुन रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बहुत मजेदार बात, और ऐसी बातें जब होती हैं, जब खुल के लोग अपनी बात रखते हैं, तो मैं गदगद हो जाता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक साथी बालकनाथ का नाम ले रहे हैं और ये चर्चा यहाँ लाजमी है। अगर ये नाम नहीं लेते तो शायद हम भी नहीं लेते, हम भी चर्चा नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि ये बालकनाथ का नाम ले रहे हैं। और बालकनाथ का नाम अगर आ रहा है
तो आगे डिस्कशन तो जरूरी ही है ना, उस पर बात तो करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, क्या कुछ कहेंगे आप? राजू जी देखिए, मेरा उस समय वीडियो थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन मेरा ये कहना था कि ये जो पूरा का पूरा चुनाव है, ये सारा का सारा गारंटियों, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। तो ये जो चुनाव है, ये केवल गारंटियों की स्पर्धा, ये केवल गारंटियों की स्पर्धा नहीं है, बल्कि विश्वसनीयता की भी स्पर्धा है। लोग ये जांचना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी है जो गारंटी अगर दे रहा है, वादा करे तो कौन उसको पूरा करेगा। देखिए आज जो हुआ है कि 25 लाख की जो चिरंजीवी योजना को 50 लाख राहुल गांधी ने किया। पिछले साल फरवरी 2022 में यहाँ पर भूपेश बघेल ने एक योजना की, जिसमें कृषि जो खेतीहर मजदूर थे उनके लिए सालाना 7,000 रुपए का उन्होंने राशि का ऐलान किया। वहां राहुल गांधी बैठे थे, राहुल गांधी ने कहा कि राशि बहुत कम है, इसको 10,000 किया जाए, मान लिया गया। आपको एक सभा याद होगी जिसमें मोदी जी ने पूछा था कि बताइए मैं आप लोगों के लिए कितना 1,000 करोड़ जारी करूं। उन्होंने फिर अपनी ओर से बोला इतने 1,000 करोड़ करूं, इतने 1,000 करोड़ करूं, इतना 1,000 करोड़ करूं। लेकिन उसके बाद वो जो राशि है उस राशि को बिहार में जी हाँ दीपक जी बता दो, बिहार चुनाव के समय मोदी जी ने पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिया था, और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि लो दिया, इतना करूं। लेकिन अब बिहार हम लोग गए थे और चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि मोदी जी ने दिया कितना, तो लोग बहुत निराश हैं। आने वाले समय में 2024 के चुनाव में इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। जी हाँ, तो ये जो 25 लाख का 50 लाख करना या 7,000 को 10,000 करना, ये नीड बेस्ड है, जरूरत के अनुसार इसको बढ़ाया गया है, ये खाली जुमलेबाजी नहीं है। और राजस्थान के जो मतदाता हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने बहुत सारे काम किए हैं। अभी आप देखिए, थोड़ी देर पहले जो मोदी जी के समर्थक थे वो मोदी को चाहते हैं, लेकिन क्यों चाहते हैं इसका उनके पास जवाब नहीं है। ये कोई बहुत अच्छी नागरिकता की पहचान नहीं है। मतदाताओं को आपको जानना चाहिए, आपको सवाल पूछने चाहिए अपने सरकार से कि आप अगर ऐसा है, केवल किसी का चेहरा देख के अगर आप किसी नेता को, किसी पार्टी को पसंद करते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब देखिए कांग्रेस से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश हो रही, मतलब डर रही है। आज आपको एक लेटेस्ट खबर बता दूं, शायद आप तक पहुंची या मैं नहीं जानता, कि ये जो नेशनल हेराल्ड का जो मामला था उसमें 751 करोड़ की जो संपत्ति है उसको ईडी ने जब्त कर लिया है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी उससे ईडी ने पूछताछ की थी। सोनिया गांधी से 11 घंटे और लगभग 55 घंटे राहुल गांधी से। तो उसकी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जो लखनऊ, बंबई और दिल्ली, इसको अभी शाम को ईडी ने जब्त करने का आदेश दे दिया है। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से वो घबराई हुई है। और चुनाव के ऐसे वक्त में, जिस समय चुनाव बस 2 या 4 दिन के और रह गए हैं, 3 तारीख को आ ही जाएगा, 15 दिन के अंदर क्या होने जा रहा है। दूसरी बात, राम रहीम को 3 साल के अंदर 5वीं बार पैरोल पर छोड़ा गया है। क्योंकि यह डर जो है वो केवल कर्नाटक से जो डर निकला है भारतीय जनता पार्टी का, वो आने वाले चुनाव तक जारी रहेगा। इसलिए हरियाणा में अभी से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को मोबिलाइज करने के लिए राम रहीम को आज फिर पैरोल दे दी गई है। 21 दिनों की पैरोल दे दी गई है, जो बागपत में जाकर रहेंगे, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए वो करेंगे। तो कुल जमा अब जो स्थिति है वो बड़ी सीधी है। और आप तो ग्राउंड पर हैं और जो साथी लोग वहां पर वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सारा का सारा मामला है अब वो विश्वसनीयता का है। और विश्वसनीयता के मामले में किसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है ये मतदाता देख रहा है। अब ये सवाल नहीं रह गया। छत्तीसगढ़ के बारे में राजस्थान का मतदाता जानता है, राजस्थान के मतदाताओं के बारे में, वहां की गारंटियों के बारे में बाकी राज्य के जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो निष्कर्ष है, जो आप 3 तारीख के बारे में सोच रहे हैं, वो सत्य करीब है, क्योंकि आप तो जमीन पर ही खड़े हैं राजीव जी। जी बिल्कुल, चूंकि धरातल पे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और हर जगह एक्चुअली होता यह है कि जहां से भी गुजरते हैं, कुछ जगह चाय पीते हैं, किसी ढाबे पे रुक गए, किसी गांव को देखा तो उधर चले गए, और ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और लोगों से बात करते रहते हैं। जैसे यहाँ कुछ लोग मिल गए, तमाम साथी, कुछ कोई बात करते हैं, कुछ कोई बात करते हैं, चाहे कोई मोदी जी की बात करें, चाहे कोई राहुल गांधी की बात करें या अशोक गहलोत की बात करें। यहाँ अशोक गहलोत की बात ज्यादा होती है, राहुल, प्रियंका या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात उतनी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ लोकल नेताओं में
बीजेपी की तरफ से किसी की बात भी, माफी चाहूंगा, किसी भी नेता की बात नहीं होती, बात सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की होती है। 90%, 95% वही बात होती है। कुछ एक लोग, जैसे एक साथी इन्होंने बालकनाथ का नाम लिया, किसी साथी ने इधर वसुंधरा राजे का नाम लिया, एक गिने चुने लोग ही नाम लेते हैं। नाम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही ये चुनाव बीजेपी लड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगर 4 तारीख को रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं गया तो हार किसकी होगी? देखिए, अगर ये जो बात आप कह रहे हैं कि किसी का नाम सुनाई नहीं देता है, सिर्फ मोदी जी का नाम सुनाई देता है, ये आरएसएस और बीजेपी के लिए चिंता की बात है। बाकी तो नेता जो है वो जमीन से आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये उनके लिए चिंता की बात है। क्योंकि जब आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां पे भूपेश बघेल है, रमन सिंह किनारे कर दिए गए, मल्लिकार्जुन खड़गे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप देखिए तो एक स्पेक्ट्रम है नेताओं का, नीचे से यंग नेता भी आ रहे होते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ एक नेता इतना छा जाएगा तो वो नीचे के 10 पादान तक वो नेता, नए नेता नहीं निकल जाएंगे। बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि देखिए, हमेशा दूसरी लाइन तैयार करनी चाहिए। नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पैरेलली कुछ नेताओं को तैयार किया। उनका एक साथी लाल कृष्ण आडवाणी और ऐसे जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, ऐसे तमाम नेता, कई सारे नेता थे जो एक प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, तमाम नेता थे जो एक लंबी फहरिस्त थी। और छोटे मोटे नेता नहीं थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे। ये हर जगह, एक यहां संभाल रहा है, दिल्ली संभाल रहा है, दूसरा याद है मुझे कि रमन सिंह की सरकार आई थी और अरुण जेटली वहां पहुंच गए और एक टेप कांड हुआ था अजीत जोगी वाला, जो बीजेपी की सरकार को गिराने की कोशिश हुई थी कुछ विधायकों को खरीद करके, लेकिन अरुण जेटली ने बीजेपी की सरकार को गिरने से रोक लिया था। वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे, अरुण जेटली गए थे। लेकिन क्या अगर यहां कुछ हो जाए तो मोदी जी दौरे दौरे आएंगे? क्या अगर मध्य प्रदेश में कुछ हो जाए तो मोदी जी जाएंगे? या उधर अरुणाचल प्रदेश में कुछ हो जाए तो मोदी जाएंगे? ये कहा कि ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि शिवराज सिंह चौहान अगर 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नेता बने, अब आपने उनको किनारे कर दिया। उनके एक्सपीरियंस को आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते थे। रमन सिंह, छत्तीसगढ़ में हम लोग भी गए थे, रमन सिंह की सरकार जीती भी, हारे भी वो, लेकिन रमन सिंह की आलोचना कोई नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि ये बदमिजाज हैं, घमंडी हैं, या इनको ये 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई उनकी आलोचना नहीं करता। तो आपके पास एक लंबी लिस्ट है नेताओं की और उसको सबको आपने किनारे कर। और इतना ही नहीं, चलिए एक बिल्कुल युवा हैं, सपोज ये आज मोदी जी के या बीजेपी के समर्थक है, कल ये सोचेंगे कि मुझे अब बीजेपी ज्वाइन करना है, मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, विधायक बनना है, पार्षद बनना, विधायक बनना, सांसद बनना, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर यहां से एक ही लाइन दिखे, मैं बीजेपी की बात नहीं, ओवरऑल किसी भी संगठन में, किसी भी परिवार में भी, हर जगह बच्चे को आगे बढ़ाना है तो माँ बाप उसको आगे करता है। लेकिन अगर माँ बाप लगा रहे कि नहीं जी हर काम मैं ही करूंगा तो फिर परिस्थिति दूसरी हो जाती है। राजस्थान के अंदर राजेंद्र जी राठौड़ हैं, सतीश जी पूनिया है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, वसुंधरा जी राजे हैं, ये सभी नेतृत्व। अगर आप ये बात करें कि वसुंधरा जी को साइडलाइन किया गया तो जोधपुर के अंदर 2 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो 8 सीटों के ऊपर वसुंधरा राजे जी के समर्थक को उन्हें टिकट मिली है, तो उनको साइडलाइन कहाँ किया गया? मारवाड़ के अंदर 10 सीटें हैं, राजस्थान जोधपुर के अंदर शायद 10 विधानसभा है, जैसे अगर 2 को छोड़ दें तो बाकी 8 के ऊपर, चाहे शेरगढ़ हो, चाहे समर्थकों की बात नहीं कर रहा हूँ, बात ये कर रहा हूँ, तो उनको साइडलाइन नहीं किया गया, उनकी सुनी गई है, उनकी अनुशंसा पे उन्हीं को टिकट दिया गया है। 8 जो विधायक के जो टिकट दिए गए हैं वो वसुंधरा राजे जी के ही अनुशंसा पे वो 8 टिकट दिए गए हैं, तो उनको साइडलाइन कहाँ किया गया? ऐसी अनुशंसा पे वहाँ रमन सिंह के अनुशंसा पे भी टिकट दी गई है, ऐसे ही वहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अनुशंसा समय के अंदर राजस्थान के अंदर मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व के अंदर उनकी टक्कर का कोई नेता बीजेपी के अंदर राजस्थान में कोई है। यही बात तो हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल यही बात तो हम भी कर रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं। उनके टक्कर का कोई नेता नहीं है, लेकिन जितना अनुभव उनके पास है, उनकी माताजी ने जितना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को किया था, और अभी तक जो वसुंधरा जी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर या पूरे राजस्थान में जितना उन्होंने काम किया, जितना विकास उन्होंने पूर्व के कार्यकाल में किया है, मुझे नहीं लगता कि उनके नेतृत्व के अलावा दूसरा कोई राजस्थान के अंदर इतना बड़ा लीडर भारतीय जनता पार्टी के पास खड़ा हो सकेगा। बिल्कुल, हम मेरे मन की बात कर रहे हैं भाई। आप नाम क्या? योगेश चंगलानी।
योगेश चुंगलानी जी मेरे मन की बात कर रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकिन 4.5 साल तक आप मंच पे भी जगह नहीं दे रहे हैं। आप अपने अभी आप देखिए जब संकल्प पत्र लॉन्च हो रहा था तो उनके हाथ में भी वो नहीं थे। जी देखिए उस तस्वीर को कुछ लोगों ने काफी वायरल किया और आपको बता दूं कि मेरे पास वो तस्वीर जो वो वीडियो जो आया तो बीजेपी के ही किसी ने भेजा। बीजेपी के आप बात करें तो वसुंधरा जी को बार बार आप कह रहे साइलेंट किया, 4 साल तक सचिन पायलट के साथ क्या किया गया कांग्रेस में, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जब बार बार दिल्ली जाके खड़े हो रहे थे, बार बार वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे थे, अशोक जी को जब अध्यक्ष बनाने के लिए कहा गया पर उन्होंने वो फैसला टाल दिया, उस वक्त आप सचिन पायलट की बात क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल बीजेपी की तो जरूर बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की भी बात करें। आप ये भी सोचें कि सचिन पायलट ने क्या स्थिति लाके खड़ी कर दी थी कांग्रेस के लिए, उस वक्त अगर ये सरकार गिर जाती तो कांग्रेस का क्या हाल होता उस समय। तो ये आप बात क्यों नहीं करते? आप अशोक जी कर रहे हैं। अभी चूंकि सचिन, अभी बात यहाँ पर सचिन पायलट की हो ही नहीं रही है बीजेपी में। 1 मिनट सुनिए, आपने बहुत सही कहा है और ये बात यहाँ जरूरी है, सचिन पायलट का जिक्र होना चाहिए, लेकिन सचिन पायलट का जिक्र इसलिए नहीं हो रहा है, एक मिनट अब मेरी तो बात सुन लीजिए, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सचिन पायलट से बड़ा कद वाला नेता जिसने ये देखा कि एक दगाबाजी कर रहा है, सचिन पायलट नाम का नेता जो किसी दूसरे खेमे में जाने की तैयारी कर रहा है, जाके मानेसर में बैठा हुआ है, उसको अपने मंच तक नहीं बुलाया, अपने मंच पे नहीं बैठाया, ये अशोक गहलोत थे। अब बाद में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है उसमें तो 1 मिनट सुनिए तो भाई सुनिए, तो परिस्थितियां ये हुई कि यहाँ अशोक गहलोत की लीडरशिप में चुनाव तो कांग्रेस लड़ रही है, तो हम अशोक गहलोत का नाम ले रहे हैं, यहाँ पर सचिन पायलट, लेकिन यहाँ बीजेपी किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ रही है? हम तो कांग्रेस और बीजेपी की बात करेंगे ना। एक पत्रकार हाँ वो फिर सचिन पायलट की बात करेंगे। यहाँ चुकी है और इस जगह पे ये सरदारपुरा से विधायक जो है, शहर विधानसभा शहर है, ये शहर विधानसभा है। यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो अतुल जी बंसाली हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मनीषा जी पंवार है। अगर सरदारपुरा की बात करें तो सरदारपुरा से अशोक जी गहलोत और उनके सामने बेदाग छवि के हमारे पूर्व जेडीए चेयरमैन महेंद्र सिंह जी राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं और वादा करता हूं जब चुनाव के जब ये घोषणा आएगी और जब रिजल्ट पारित होगा, हो सकता है अशोक जी जीत जाए पर अशोक जी को छींके आएंगी इस बार जीतने के लिए, जिस तरह शंभू सिंह जी खेतासर के सामने उनको छींके आई थी और मात्र 18,000 मतों से वो प्रथम बार उस इलेक्शन को जीत पाए थे शंभू सिंह जी खेतासर के सामने। पर अभी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये जो जीत का आंकड़ा है शायद मेरे हिसाब से 10,000 के अंदर की तरफ ही जाएगा अशोक जी के सामने। कार्यकर्ता नहीं है सर, बाट फॉलोअर हैं, हर किसी का फॉलो करते हैं, हर किसी अच्छी बात, युवा हैं, हर चीज को देखते हैं, समझते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए हम एजुकेट भी करते हैं कि कम से कम पॉलिटिकली आप एम्पावर्ड होइए ताकि अपनी सरकार चुनिए। और अशोक गहलोत जीतेंगे कि हारेंगे 3 तारीख को पता चलेगा। और मैं तो पहले घोषणा कर चुका हूं, एक घोषणा ये भी कर रहे हैं, चलिए और लेकिन राजस्थान है ये, और राजस्थान में सरकार अगर बदलती है तो एक ट्रेंड जो सबसे शुरुआत में इन्होंने बात कही थी कि चूंकि पलटी होती है, रोटी को पलट देते हैं इसलिए पलट देंगे, उसके अलावा और कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, ये साफ है। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की ओर बढ़ूंगा और एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे, जो बातें हो रही थी। जी देखिए राजीव जी, जितना हम लोगों ने अभी तक ट्रेवल किया और आगे भी करेंगे, अभी तक दिख रहा है कि टक्कर कांटे की है। यहाँ जरूर हम एक कांग्रेस के गढ़ में खड़े हैं और वो कांग्रेस के गढ़ की वजह से हमको कांग्रेस की आवाजें ज्यादा सुनाई दे रही हैं, इनके जैसे लोग भी हैं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल राजस्थान में जितना अभी हम लोग घूमे, कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है वाला अभी भी माहौल है, आगे देखेंगे क्या। अगर गढ़ चलिए राजीव जी एक मिनट, अगर आप कांग्रेस की गढ़ की अगर बात करें तो पिछली बार जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी उस वक्त 163 सीटें आई थी, 9 सीटें जोधपुर की बीजेपी के खाते में गई थी, तो उस वक्त कांग्रेस का गढ़ कहाँ गया? अभी जो जिस विधानसभा से आप खड़े हैं उस बार पूर्व में 63 सीटें थी, चलिए 163 सीटें थी, बिल्कुल। जब आंधी आती है ना, ये 25 सीटें सुनिए, 25 सीटें हैं, 25 की 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। तो ये चर्चा हम करते रहेंगे और इस डिबेट का कोई अंत नहीं है, लेकिन इस चर्चा को यहाँ समाप्त करना जरूरी है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यहाँ कि बीजेपी के हार्ड कोर
समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ साथी जो हैं कांग्रेस के भी समर्थक हैं और बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी जिसमें कौन बाजी मारेगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है जो यहाँ हैं जाके जरूर बटन दबा के आइएगा। जिसको जहां बटन दबाना हो वो वहां दबाइए, अपनी सरकार चुनिए, लेकिन जाइए जरूर, क्योंकि शहर के लोग जो है ना आराम तलबी होते हैं। अरे छुट्टी का दिन है, निकल लेते हैं बाहर घूमने के लिए। 4 तारीख को आपको जोधपुर में मिठाई खाने आना है। कांग्रेस पार्टी धन 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 धन। चलिए तो इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इस कार्यक्रम को दोस्तों अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी आपका और तमाम हमारे साथी जो जुड़े रहे इस कार्यक्रम में, आप सबका भी। और हमारे साथ कुछ स्क्रीन पे ले आइए जरा हमारे तमाम साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुछ एक साथी जुड़े हुए हैं अभी भी, उन सबका भी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ थे, प्रोफेसर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इधर प्रशांत। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।